Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your chemistry teacher. आज हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। ये पहला चैप्टर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे आप पहला चैप्टर अब क्यों करवा रहे हो, पहले क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, सेकंड थर्ड चैप्टर चल रहा था, तो मैंने वो स्टार्ट किया था। बट अब मुझे लगता है काफ़ी बच्चे बोल रहे थे क्योंकि पीरियोडिकल टेस्ट शुरू हो रहे हैं, किसी के हाफ ईयरली शुरू हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने पुराना तो भूल ही गए होगे आप लोग। तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना रिवीजन करवा दी जाए और चैप्टर समझा दिया जाए विद एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे, वीडियोस देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और एग्जाम क्रैक करेंगे विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी। So let's crack class 9th and 10th CBSE exam with Unacademy top educator, quality content and with great learning experience. So this is something about me. जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो पता ही है और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए है। मेरा नाम प्रीति पांडे है, मैंने MSc और BEd किया हुआ है, मुझे 5+ years का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई हैव mentored many students for CBSE, ICSE, Olympiads and JSTSC exams. So let's crack 10th CBSE एग्ज़ाम। बहुत ही क्रूशियल होता है 10th का एग्ज़ाम, बहुत ही यूनिक होता है आपके लाइफ में, टीनेजर की लाइफ में एक पहला फेज होता है जो आपको पार करना होता है, जिससे आपको अपनी मनचाही स्ट्रीम मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में आपके मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम मिलती है, तो इसलिए आपको स्कोर करना ज़रूरी है। वो बेशक ये सही बात है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करता है, बट नॉलेज होगा तो मार्क्स अपने आप ही आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? बहुत बच्चे अब लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं पा रहे, ट्यूशन्स नहीं जा पा रहे। ट्यूशन्स की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, आपको बाहर जाना है, दूर है, पापा मम्मी कोई भी साथ में जाता है, लेके आता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको हसल करना पड़ता है। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। उसके लिए बेस्ट है आपके लिए अनअकैडमी। सो गेट सब्सक्रिप्शन प्लान एंड गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। जितने भी बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे जो भी हैं, वो सभी बेस्ट एजुकेटर्स हैं, और उनमें भी जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनका कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको मिलेगा क्या इस सब्सक्रिप्शन प्लान से? यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, मीन्स यू कैन चैट विद योर एजुकेटर, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, आंसर पोज दे सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब एक ही जगह पे आपको सारा का सारा मटेरियल मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, वो भी बेस्ट, अपनी बेस्ट उसमें, जैसे लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। लाइव टेस्ट और क्विज होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप प्रिपरेशन इवेलुएट कर सकते हो, इवन यू कैन एनालाइज योर परफॉर्मेंस कि आप कितना कर रहे हो। अनलिमिटेड एक्सेस होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। इवन आपको इंग्लिश और हिंदी भी मिलेगी पढ़ने को, जो कि जनरली ट्यूशन्स में नहीं मिलती। प्लस आपको इंग्लिश हिंदी में अगर मिलेगा भी तो सिर्फ ग्रामर पार्ट करवाया जाता है, बट यहाँ पे आपको लिटरेचर पार्ट भी करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज़ आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल क्वेस्ट 10 CBSE। यहाँ पे आपको ये लिंक है, इसको टाइप करना है, ठीक है, और आपको एक ग्रुप आ जाएगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो दिस इज अबाउट प्राइसिंग। क्या प्लान है हमारे पास? 4 years का प्लान है, बिकॉज आप टेंथ क्लास में हो, तो आपके लिए 3 years का प्लान है। तो प्लान है 12, 24, 36 मंथ का। अगर आपको अनअकैडमी पसंद आता है तो आप 3 साल का एडिशनल एडवांस कोर्स भी ले सकते हो, जो कि आपको सिर्फ 800 में पड़ेगा। आप 3 साल यानी 10th 11th 12th कर सकते हो मात्र 800 रुपये पर महीना। और ये प्राइस और भी कम हो जाएगा अगर आप मेरा कोड लगाएंगे। 10% का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा आपको इसमें, और ये और भी कम हो जाएगा, आपको 700 समथिंग में पड़ेगा। इट इज़ अनबिलीवेबल और बहुत ही अफोर्डेबल है। ये आपका जो प्लान है 700 समथिंग में पड़ेगा, एग्जैक्टली 700 नहीं। सो ये क्या है? आपका अनबिलीवेबल और अफोर्डेबल प्राइसिंग है। इस प्राइसिंग में आपको कहीं पे भी कोर्स नहीं मिलेगा और इतने बेनिफिट के साथ। इवन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता हम 11th 12th में क्या हम करना चाहते हैं, तो आप 10th क्लास का भी प्लान ले सकते हो। 1 year प्लान है, ये भी आपको सिर्फ 938
का पड़ेगा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं, दैट इज प्रीति। ठीक है, 13,500 का है, बिना कोड के इस पे 10% का रिलैक्सेशन, और प्रीति कोड लगाने से आपको यही कोर्स और भी कम में मिलेगा। सो इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इज आवर चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, बोर्ड का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास से रिलेटेड है। जिसने 9th क्लास में मजे किए हैं और जिसने पढ़ाई नहीं करी है, स्पेशली सेकेंड टर्म में, थर्ड और फोर्थ चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसने नहीं पढ़ा है उसको बहुत ही दिक्कत आने वाली है। मैं 9th क्लास में भी बोलती हूँ कि पढ़ा करो ताकि 10th में दिक्कत ना आए, और 10th वालों को बोलती हूँ कि 9th का अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ो, अभी पढ़ना ही पड़ेगा। और इस रिएक्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि वो कहते हैं मैम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, हमसे तो लर्न ही नहीं होती, कैसे लर्न करे। भाई आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, किसने बोला लर्न करने को, आपको समझना है, आपको सिंबल्स याद होने चाहिए, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, अगर आपको कैल्शियम का सिंबल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे कर लोगे, क्लोरीन का सिंबल ही नहीं पता होगा तो आप कैसे करोगे, बैलेंस ही नहीं पता होगा तो आप फॉर्मूला कैसे लिखोगे। तो इसलिए दिक्कत आती है। दिक्कत आपको चैप्टर में नहीं है, कोई भी चीज आसान या मुश्किल नहीं होती। आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो तो बहुत अच्छे से कर लेते, तो क्या आपका दिमाग उनसे कम है? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। आप भी इंटेलिजेंट हो, आप भी तेज हो, पर आप अपना दिमाग सही जगह नहीं लगा रहे। आप नहीं देख रहे कि भाई मैं किस चीज में पीछे हूँ। आपको इक्वेशन नहीं आ रही तो आपको लगता है यार ये तो बहुत ही टफ है, मेरे से तो नहीं होगा। तो ये चीज है, आप कहाँ लैक कर रहे हो, क्योंकि आपको सिंबल्स नहीं आते, आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, इस वजह से आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी फॉर्मूलाज बनाने का, वैलेंसी और ये सब आपको याद करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में एक पेज है, फोर्थ चैप्टर में 1 to 19 दिया हुआ है, 20 लिख लेना कैल्शियम। ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ये सब दिया है, बस आपको 1 to 20 करना है, नेम और सिंबल। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी का जो थर्ड चैप्टर है 9th क्लास का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें भी एक छोटा सा आयंस और ये पॉलीएटॉमिक आयन के नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें कई सारे पॉलीएटॉमिक आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव उनका दिया हुआ है। लाइक हाइड्रोक्साइड उसका ये होता है, इस तरह से वो भी आपको लर्न करनी है, तभी आप ये 10th क्लास का चैप्टर कर पाओगे। इनफैक्ट ये नहीं, सारे ही चैप्टर्स आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, सिंबल्स क्या होता है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी ऐसा ही है, पूरा रिएक्शन वाला। सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस सॉल्ट, ये भी पूरा रिएक्शन वाला, आपको पता ही है। थर्ड चैप्टर अगेन मेटल्स नॉन मेटल्स, सारी रिएक्शंस हैं। फोर्थ चैप्टर है कार्बन्स कंपाउंड, अगेन रिएक्शंस है, थोड़ी अलग टाइप की रिएक्शन है। और फिफ्थ चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला, उसमें नहीं है बस। ठीक है, उसमें भी वैलेंसी वगैरह आपको पता होगी, तभी आप कुछ ट्रेंड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ग्रुप और पीरियड का बता सकते हो। तो ये चीज है, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, मीन्स यू हैव नो चॉइस। आपको कोई चॉइस ही नहीं है कि आप नहीं करना या हम छोड़ देते हैं। ठीक है, सो चलो मैं कोशिश करती हूँ कुछ कुछ आपको जो भी दिक्कत आ रही है वो सॉल्व करने की। देखते हैं और जुड़े रहें, और चैट में भी मुझे बताते रहें, जो भी डाउट हो मैं देख के आपको उसी टाइम मैसेज करूंगी चैट में ही। सो रिकॉग्नाइजिंग केमिकल रिएक्शन, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या भला है, क्या चीज है ये। सो आपने छोटी क्लासेस में चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा जरूर, है ना, चेंजेस, आई थिंक 7th क्लास में, हाँ 7th क्लास में पढ़ा है आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कंपाउंड मिक्सचर एलिमेंट्स के बारे में। फिजिकल केमिकल चेंज आपने 9th में भी पढ़ा है, हाँ 9th में भी पढ़ा है। तो चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के चेंज होते हैं। मान लो मैंने ये कवर है मेरे फोन का, इसको मैंने हटा दिया तो चेंज है, ये चेंज आया, ये है ना। और इस पर ये चेंज क्या है, ये जस्ट इसका शेप चेंज हो गया, मतलब ये अलग हो गया, बट ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेम ही है, कुछ नई चीज तो नहीं बनी। सो दो चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ठीक है, एंड केमिकल चेंज क्या होता है, दो चेंजेस, नाम से पता चल रहा है, इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। मीन्स अगर इसको मैं जला दूं तो इसमें फ्यूम्स निकलेंगी, ये मेल्ट होने लग जाएगा, टॉक्सिक फ्यूम्स निकलने लग जाएंगी, तो यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ हो रहा है, कुछ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये है
डिफरेंस फिजिकल चेंज में, केमिकल चेंज में। अब मैं केमिकल चेंज जो होता है उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं? जैसे सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। तो इसको मैं बताऊं कैसे कि ये केमिकल चेंज हो रहा है, मतलब मुझे शो कर रहा है कि भाई ये आयरन से रस्टिंग कैसे हो गई, क्योंकि रस्टिंग तो नई चीज है। तो मैं क्या लिखूंगी, लाइक आयरन से हो गई है रस्टिंग, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। या फिर पूरा लिखूं आयरन गेट रस्टेड ड्यू टू दिस एंड दिस। अब आयरन से रस्टिंग क्यों हुई मुझे पता होना चाहिए कि ये कैसे बन गया। ये कोई ना कोई फैक्टर काम करता है, जैसे कर्ड, आपका जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज होता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह हमें रिएक्शन इनको रिप्रेजेंट करना है ताकि हम इजीली स्टडी कर सके, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? A chemical reaction is a process in which one or more substance are changed into new substances. एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस चेंज हो जाता है, नई चीज बन जाती है। नई का मतलब क्या होता है, कैसी नई चीज बनती है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। That were not there before the reaction. रिएक्शन से पहले जो नहीं थे, ठीक है। जैसे इसमें फ्यूम्स आ रही हैं, इट मीन्स वो रिएक्शन से पहले नहीं था। मिल्क से लैक्टिक एसिड बना यानी दही बनी, तो वो पहले नहीं थी। मिल्क और दही इज टोटली डिफरेंट थिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड सिंपल आयरन इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस क्या चीज है? केमिकल इक्वेशंस ये देखना है। सो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन, हमारा टॉपिक का नाम ही है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इट मींस कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा ही कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस क्या है। सो केमिकल रिएक्शन को आप नॉर्मली तो देख नहीं सकते कि कर्ड बन रहा है, वो अपने आप एकदम से बन जाते हैं। 2-3 घंटे बाद देखते हो कि दही जम जाती है, तो आपको दिख तो नहीं रहा ना कि ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रहा है ना। कुछ कुछ चीजों में आप देख लेते हो, बट कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यू कांट सी। सो a chemical reaction can't be seen, it occurs on the submicroscopic level. Since reactions can't be seen, we use a chemical equation to represent a chemical reaction. हम केमिकल इक्वेशन लेते हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप सोचोगे यार केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन अलग अलग कैसे है? एक ही बात तो है, अलग है। देखो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कुछ इक्वल होने की बात हो रही है, कुछ इक्वेशन बन रही है जो मैथ्स में होता है, ठीक है। तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मतलब जिसमें इक्वेट करते हैं आप। यहाँ पे क्या इक्वेट करते हैं हम, जैसे आप, मैं छोटी सी रिएक्शन बोलूं तो ये है मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन एयर इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। तो ये बैलेंस होना चाहिए, इक्वेट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम है केमिकल इक्वेशन। दूसरा एक और चीज है कि जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है वी यूज फॉर्मूलाज, ठीक है। एक तो तरीका है कि मैं पूरा नाम लिखूं, देखो कितना टाइम लगता है। एक होता है मैं इसका सिंबल लिख दूं, तब मेरा काम चल जाएगा, और ये बहुत ही फास्ट और इजी भी है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती हैं, तो उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा। A chemical equation is a written expression that illustrates what happens during a chemical reaction. तो chemical equation क्या एक एक्सप्रेशन है जो बताता है कि केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है, with the help of symbols, formulas और जितनी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। A chemical equation have 3 basic part, 3 बेसिक पार्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो हम एरो लगाते हैं, दिस इज एरो। एंड रिएक्टेंट्स कहाँ होंगी आपकी? लेफ्ट हैंड साइड पे। प्रोडक्ट कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड पे, ठीक है। और उसको दोनों को लिंक कौन करता है? ये एरो। रिएक्टेंट क्या है? जो हम चीज ले रहे हैं, ठीक है, बनाने के लिए। लाइक मैंने मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, सो इट इज अ रिएक्टेंट। One or more substances that enter the reaction separated by plus sign. प्लस साइन से सेपरेट होता है, लाइक Mg प्लस O2, और भी कुछ है प्लस करके रिएक्शन होती है, प्लस साइन लगता है। द एरो इज कॉल्ड यील्ड साइन, यानी या तो हम गिव्स बोल देते हैं कई बार, या फिर यील्ड बोल देते हैं कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन यील्ड दिस,
तो ये एक आपका इट्स जस्ट लाइक इक्वेशन जो इक्वल साइन है, ठीक है, द एरो इज कॉल्ड अ यील्ड साइन, इट इज लाइक एन इक्वल साइन इन अ मैथ्स इक्वेशन। प्रोडक्ट्स में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन सेपरेटेड बाय प्लस साइन, उसमें भी ऐसा ही है, जो नई चीज बनी अगर एक से ज्यादा बनी है तो हम प्लस साइन लगा देते हैं। सो नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ इक्वेशन। टाइप ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं? फॉर्मूला इक्वेशंस आर रिटन यूजिंग केमिकल सिंबल एंड फॉर्मूलाज, जो बताया था नाइन्थ में करना है, नाइन्थ में किया है। फॉर्मूला इक्वेशन होता है वो, ठीक है। फॉर्मूला इक्वेशन क्या होता है, इनफैक्ट केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दोज इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ शॉर्ट हैंड मेथड बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड, तो हमने सिंबल यूज किया है तो ये क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन। वर्ड इक्वेशंस आर रिटन यूजिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड इन्वॉल्व, जैसे यही मैं लिखूं मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम, का टाइम लग रहा है देखो, मैग्नीशियम सल्फाइड लग रहा है ना टाइम। एग्जाम्पल, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव पोटेशियम ऑक्साइड, कितना टाइम लगा, मैं बहुत जल्दी लिख दूंगी। यस यस, मैं जीत गई। टाइम कुछ सेकंड ही लगे मुझे इस रिएक्शन को लिखने में। नेक्स्ट इज योर इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, हर चीज में बैलेंसिंग जरूरी है ना, अपनी लाइफ में भी बैलेंस जरूरी है। आप कुर्सी देखते हो, चेयर्स होते हैं, उसमें 4 पैर होते हैं, उसके लेग्स होती हैं, एक टूट गया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। सो बैलेंस होना बहुत जरूरी है। देखते हैं रिएक्शंस में क्या बैलेंसिंग होती है। सो रिएक्शन क्या है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। सो केमिकल इक्वेशन बेसिकली है क्या, सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बताते हैं कि ये जो भी चीज बनी उसमें ये उसके एटम्स यूज हुए, तो एटम्स की इन्वॉल्वमेंट बताता है बेसिकली कि एटम्स कौन कौन से इवॉल्व हुए हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है, मास कांट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वो हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। अब उसको फॉलो तभी करेंगे जब हम इक्वेशंस या रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। Because of this law, we must write balanced equations that have the same number. अब बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने का क्या तरीका है, सिंपल, हमें क्या है, वेट या मास ही तो बैलेंस करना है। मास किसका है, एटम का, तो एटम्स बैलेंस कर दो, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि उसके पॉइंट में होता है। जो भी कैसा भी हो आप बैलेंस कर सकते हो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस होंगे, मास तो सेम ही रहेगा ना किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, चाहे उसका फॉर्म चेंज हो जाए, तो आप उसको बैलेंस करोगे तो ओवरऑल आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे होता है। सो लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन, NaCl2 गिव्स NaCl। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ एटम, पहले कितने थे और बाद में कितने। यहाँ पे 1 एटम है Na का, यहाँ पे भी 1, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, एक मिनट, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है Na, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, यानी सॉरी 1 है यहाँ पे, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, 1। अब ये गड़बड़ है, ये तो सही है, ये गड़बड़ है। अब हमें करना क्या होता है, हमें याद रखना है कोफिशिएंट में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मैं यहाँ पे NaCl2 लिख दूं, भाई हो गई बैलेंस, नो। ये क्यों नहीं लिखना होता, क्योंकि उससे प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। लाइक H2O है और आपने H2O2 लिख दिया तो अलग ही बन गया, ये कुछ और डिफरेंट कंपाउंड बन गया। तो हमें कोफिशिएंट में, यानी कोफिशिएंट आपको पता है ना मैथ्स में, आगे यहाँ पे लगाना है, और ये
ये हमें नीचे देखना होता है नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ लगाना और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं करूंगी कि भाई कोफिशिएंट में करना है तो मैं 1 को कैसे 2 बनाऊं, क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करूं। तो ये तो प्रोडक्ट साइड में अब यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना, ये 2 बन गया, ये तो 2 बन गया, बट एन ए क्या बन गया, ये भी 2 हो गया। अब ये गड़बड़ हो गया तो इसको बैलेंस करो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 2Na 2Na 2Cl 2Cl, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, ये छोटा सा बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार और देख लो, सेम नहीं है सोडियम और क्लोरीन के, नहीं है, सो वी विल से इट इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस करना है हमें, बैलेंस कैसे करेंगे, इजी टास्क है, आपको जस्ट फॉर्मूले से पहले कुछ नंबर्स लगाने हैं एंड उसको सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है दिस सबस्क्रिप्ट, इसको चेंज नहीं करना, जो मैंने बोला था कि 2 नहीं बनाएंगे, सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं करना, आपको कोफिशिएंट को करना है, कोफिशिएंट में चेंजेस आने हैं, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, और ये मल्टीप्लाई होता है आपके एटम से। सो ये हमने बैलेंस कर दिया, ईच काउंट कर लिया, ये हमने कर लिया, अनबैलेंस को कर दिया। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, K प्लस O2 गिव्स K2O, सो K अब रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, K है यहाँ पे, रिएक्टेंट में 1, O है 2, प्रोडक्ट में K है 2, O है 1। अब 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, ये तो बैलेंस हो गया, बट ये तो बैलेंस नहीं हुआ, इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तो इसको 2 से कर दो। लेकिन अब यहाँ गड़बड़ हो गई, K कितना हो गया 4, तो 4 है तो इसको किससे करना पड़ेगा, 2 से और करना पड़ेगा, तो ये 4 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी 4 and 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 के 2 2, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, सो Al एंड S2 सेम है, Al कितना है रिएक्टेंट साइड में 1, इस तरफ कितना है 2, सल्फर कितना है 1, इस तरफ कितना है 3। अब इसको कैसे बैलेंस करें, देखो कुछ का क्या करना होता है हमें, हम कॉमन देख लेते हैं मल्टीपल, जैसे ये तो बहुत ईजी है, इसको 2 से कर दो, इसको 3 से कर दो, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया, अब 2Al 2Al 3S 3S, सिंपल। CCl2 gives CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ C1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ Cl2 है, यहाँ पे 4, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये आ गया आपका 2, बैलेंस हो गया, है ना इजी। तो यहाँ से आप इस तरह से देखोगे। अब आप सोचोगे यार मुझे पता कैसे चलेगा कि किस यही रिएक्शन हुए, क्योंकि ये तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तो रिएक्शन होगी, तो मुझे मैं कैसे बताऊंगा, कैसे पता चलेगा। तो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि शायद रिएक्शन हो रही है। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो फीचर्स क्या है, ये देखते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें पता चलता है, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई एनी केमिकल रिएक्शंस। कुछ कुछ चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है इसको मैं अगर आग लगाऊं तो ये फ्यूम्स देगा, बहुत ज़्यादा लाइट या हीट निकलेगा, बर्निंग होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो यानी एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ठीक है, जैसे बर्निंग है, एक्सप्लोजन है, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है। गैस फॉर्म होता है, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि टॉक्सिक फ्यूम्स रिलीज हो रही हैं। प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट होता है लाइक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे रुई जैसी चीज हो गई, वो कलरफुल भी हो सकती है, कलरलेस भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ये हो सकता है। चेंज इन कलर ऑर्डर, याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट और ग्रे कलर का आयरन था, और कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये जो ब्लू है वो ग्रीन में चेंज हो गया। क्यों ग्रीन हुआ, बिकॉज ऑफ न्यू कंपाउंड फेरस सल्फेट, और कॉपर आ गया, आपकी जो ये कील या जो भी आपने लिया था उसके ऊपर ब्राउनिश कलर आ गया। अब ये फिजिकल भी हो सकता है ऑब्वियसली, कुछ मान लो आप पानी लिया, पानी को आपने डाई लगा डाल दी और नीला कर दिया, तो आप बोलो मैम ये देखो नया कंपाउंड बनाया हमने,
तो नया कंपाउंड थोड़ी बना, वो तो मिक्सचर बन गया, कोई नई चीज थोड़ी बनी। अब बेशक उसका कलर चेंज हुआ तो ये फिजिकल भी हो सकता है, बट ये फिजिकल कभी नहीं होगा कंबशन। नई गैस बनेगी वो भी नहीं होगा, नई गैस बनी चाहिए। कभी आप बोलो कि पानी चढ़ा दिया और वेपर्स आ रहे हैं तो भाई नया कंपाउंड बना। अब हम करने जा रहे हैं मेन जो हमारा है एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए क्योंकि मैग्नीशियम पड़े पड़े ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिएक्टिव मेटल। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एक लेयर बना देगा और ये रिएक्शन नहीं होने देगा एक्चुअल मैग्नीशियम के साथ। तो उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से रब करते हैं या क्लीन करते हैं ताकि वो लेयर हट जाए। ये बैलेंसिंग है। फर्स्ट इज हाइड्रोजन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, ये हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन Cl2, इससे HCl बन रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, दोनों 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई। बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 होल थ्राइस, गिव BaSO4 प्लस AlCl3। अब देखो इसको एक एक नहीं काउंट करना, हमें इंडिविजुअल एटम्स लेने हैं, ठीक है, इंडिविजुअल लेना है। तो Ba यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1, Cl यहाँ पे 2 है, और वहां पे है, यहाँ पे है 2, वहां है 3, यहाँ SO4 SO S है 3, इसको ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 4 12, ये 12 है, यहाँ पे है 4 S1। तो इसको 3 से कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये भी 3 से होगा। अब ये कितना हो गया, 3 2 6, क्लोरीन 6 आ गया। तो यहाँ पे 6 कब आता है 3 की टेबल में, 2 पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस, है ना, इजी। ठीक है, वैसे ये सब करना आप घर पर प्रैक्टिस करोगे और मुझे बताओगे आपको क्या नहीं आया, कौन सा नहीं आया। अब ये भी एक देख देते हैं, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन वाटर में, यानी ये वाटर अलग से नहीं लिखना, ये सॉल्ट्स होते हैं, तो इसको हमने डिसॉल्व किया है। रिएक्ट करता है टू गिव में आएगा यील्ड का साइन, बेरियम सल्फेट मिलता है इनसॉल्युबल, और सोडियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है। तो ये 2Na है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2, ये भी 2 हो गई, ये बैलेंस हो गई। और हमें ये ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशन इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, जितना आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, लाइक स्टेट बता सकते हो, ये सॉल्यूशन है, पानी में डिसॉल्व किया तो इसको इसके ब्रैकेट में एक्वस आएगा, ठीक है, एक्वस आएगा। ये इनसॉल्युबल बना है तो सॉलिड आएगा, ये सॉल्युबल है तो नॉर्मल लिक्विड आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है और नाम भी लिखना है। नेक्स्ट, Why does the color of copper sulfate solution changes when iron nail dipped? अभी बताया था ना आपको क्यों चेंज होता है, बिकॉज ऑफ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, और नया कंपाउंड कौन है, FeSO4। तो आपको लिखना है CuSO4 एंड Fe, दे गिव FeSO4 एंड Cu, और यहाँ पे जो FeSO4 है वो ग्रीन कलर का होता है, ब्लू से ग्रीन में चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई इसलिए। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, तो आप वो एग्जाम्पल दे सकते हो। ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बताना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज, जिसके साथ नहीं हुआ वो रिड्यूस, तो ये रिडक्शन है। सिर्फ इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, सभी रिएक्शन रिडॉक्स होती है, यानी ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। सिमिलरली O था यहाँ पे रिएक्टेंट में, यहाँ पे नहीं है, यानी रिडक्शन हुआ है, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैज टेकन प्लेस, सो दिस विल बी रिड्यूस्ड। और H2 के पास ऑक्सीजन नहीं था बट यहाँ आ गया, यानी एडिशन हुआ है, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। रिएक्टेंट में हमें देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये आपका, शुरू वाले तो वही आपके रिएक्शंस के थे, इसलिए मैंने नहीं लिया, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट है उसका मुझे
बता देना कि इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, ठीक है। घर पे जरूर प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ही आपको रिएक्शंस आएंगी, केमिकल इक्वेशंस आएगी, केमिकल सिंबल भी याद होने लग जाएंगे। तो हमारे पास रिएक्शन बहुत टाइप की होती है, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, ये सब होता है। सो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बेसिस पे भी हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब। सो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक एंड दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में आ जाएगा आपका जो भी बर्निंग है, जैसे कंबशन रिएक्शन, ये सब हीट लाइट देते हैं, तो ये क्या होंगे, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक जिसमें आप ले रहे हो हीट लाइट, जैसे कि डिकम्पोजिशन। सो बहुत ही ईजी है, कुछ याद नहीं करना। all decomposition reaction all decomposition reactions are endothermic in nature, ठीक है। डिकम्पोजिशन सारी एंडोथर्मिक होती है, तो आप कर सकते हो ये। वाइज रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों बोला जाता है, बिकॉज हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जो भी हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज और इन सब के अलावा क्या रिलीज होता है, एनर्जी। एनर्जी रिलीज हुई, इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। क्यों बोला जाता है डिकम्पोजिशन, अब हमें पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है। सो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज मिलके क्या बनाता है, कंबाइन करता है, यानी एक हो जाता है। सो टू और मोर सब्सटेंस react together to form one substance, one product, this is called combination reaction। अब डिकम्पोजिशन क्या है ये देख लेते हैं। when one substance break down into two or more simpler substance, this reaction is called decomposition। जैसे कि CaCO3 हीट करते ही वो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है डिकम्पोजिशन। अब दिख रहा है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये दो या दो से ज्यादा मिलके एक बनाता है, ये एक टूट के दो या दो से ज्यादा बनाता है। तो इसके आप इक्वेशंस भी लिख सकते हो, बता दिया। इसका आप बहुत सिंपल है, C+O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O। नेक्स्ट, राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन तो होता है, बट वो किसी ना किसी चीज की हेल्प लेता है। अगर वो हीट की हेल्प लेता है तो हम बोलते हैं उसको थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर थर्मोलाइसिस। तो ये हो गया अभी जो बताया था, CaCO3 gives CaO plus CO2। अगर वो लाइट की हेल्प लेता है तो हम बोलते हैं फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो जैसे AgCl, ये बन गया Ag plus Cl2, बैलेंस करना है हमें। अगर वो लेता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका है H2O, ब्रेक डाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेके H2NO2 में। इसको भी बैलेंस करना है आपको। ये हो गया बैलेंस, ठीक है। देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस, इसीलिए मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं बताया, बिकॉज आई नो ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में ही कर लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग से पेज पे बता देती हूँ आपको। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब क्या है, कोई ताकतवर इंसान है, वो इस चेयर से मुझे निकाल देगा, हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, है ना, डिस्प्लेस कर देगा। कौन डिस्प्लेस कर सकता है, जो मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा। तो वैसे ही मेटल्स में भी क्या होता है, मेटल्स में भी जैसे मान लो Fe प्लस CuSO4, अभी बताया था आपको, मिल जाता है FeSO4 प्लस Cu। मतलब क्या था कि Cu SO4 के साथ था और Fe ने इसको हटा दिया और खुद आ गया उसकी जगह। अब मान लो यही रिएक्शन ऐसे होती,
तो क्या रिएक्शन होती? तो क्या CuSO4 बनता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि Cu इज नॉट दैट पावरफुल लाइक आयरन। आयरन की जैसा पावरफुल नहीं है Cu, और Cu इज लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव है। अब हमें पता कैसे चलता है ये मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव? ये रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी पड़ेगी आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, Na2SO4 BaCl2। अब इसको ब्रेक डाउन करूँ तो Na क्या है? पॉजिटिव, SO4 है 2 नेगेटिव, Ba है 2 पॉजिटिव, और ये है Cl नेगेटिव। अब प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट क्या बना? ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ। तो बेसिकली इन डबल डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस तो होता है, बट आयंस के थ्रू एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। आपको समझ में आ गया होगा, आप इक्वेशन भी लिख दोगे इसके लिए। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, अगेन वेरी गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर। तो रिएक्शन बतानी है। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर हमें मिल जाता है, तो क्यों कैसे मिलता है? कॉपर की हेल्प से, बिकॉज कॉपर इज मोर पावरफुल, मोर रिएक्टिव देन Ag। कॉपर ऊपर आता है, Ag नीचे होता है। तो जो ऊपर होगा वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे जाते जाओगे वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा ऊपर वालों से। तो इट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स नाइट्रेट सॉल्यूशन, खुद कॉपर के साथ बैठ जाएगा। और सॉरी, वहां दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ, तो रिफाइनिंग यानी सिल्वर की जब रिफाइनिंग करते हैं तो हम सिल्वर हमें कैसे मिलता है? सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, और हम उसमें कॉपर डाल देते हैं। अब हमें पता है कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर क्या है? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी खुद आ जाएगा नाइट्रेट की जगह, नाइट्रेट के साथ, और Ag अलग हो जाएगा। Ag अलग हो गया, हमारा काम बन गया। हमें तो Ag की जरूरत है, Ag हम निकाल लेंगे, यूज करेंगे। तो ये रिएक्शन है। इसमें क्या करना है? 2Ag कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, हो गया बैलेंस। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? आपको बताया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन इन विच वन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करते हैं। जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2, ये वाली रिएक्शन थी। इसमें BaSO4 बनता है, BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। उसके अलावा लेड नाइट्रेट, इसको जब हीट करते हैं तो PbO बनता है, NO2 बनता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मोलिटिक ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे ये येलो कलर का होता है, तो दिस इज ऑल्सो प्रेसिपिटेट। तो दीज आर 2 रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया, एग्जाम्पल पीछे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है X, वो आप हीट करते हो एयर में, तो ब्लैक कलर, शाइनी ब्राउन है, ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। देखो, ये जब भी शाइनी ब्राउन आए तो समझ लो कॉपर है। कॉपर को ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। कभी भी आप देखोगे तांबे का बर्तन पहले काला होता है, फिर हरा होता है। तो हमें पता चल गया कि 2CO2। आयरन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? बिकॉज आयरन क्या है, वो कोरोड हो जाता है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। रस्टिंग फॉर्म होती है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है, और हम पेंट अप्लाई करेंगे तो वो क्या कर देगा? पेंट क्या करता है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर का जो कांटेक्ट है वो खत्म कर देता है, और वो हमारे आयरन आर्टिकल काफी टाइम तक चल जाते हैं। बट ये भी टेम्परेरी सॉल्यूशन है, क्योंकि पेंट भी निकल जाता है कई बार। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, उसके लिए पहले ये समझना पड़ेगा कोरोजन क्या होता है। कोरोजन इज लाइक जस्ट ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और डिफरेंट एनवायरमेंटल गैस।
तो जैसे सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट होता है क्योंकि आयरन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर it form Fe2O3.XH2O. Yeah, this is hydrated ferric oxide or we can say it is a rust. ठीक है, तो ये कोरोजन होता है। आयरन के केस में हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि कोरोजन और रस्टिंग क्या सेम है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन और कोरोजन ऑफ आयरन एक ही बात है, बट हम कॉपर के लिए नहीं बोल सकते कि रस्टिंग ऑफ कॉपर। रस्टिंग सिर्फ आयरन के केसेस में बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह सिल्वर ब्लैक हो जाता है, चांदी। रैंसिडिटी क्या होती है, ये भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन है, फिनोमिना है। रैंसिडिटी में क्या होता है, कभी भी आप देखो कि चिप्स के पैकेट या कुछ भी मूंगफली जो भी ऑयली चीज है उसको आप ऐसे खोल दो, नमकीन ऐसे खोल दो, 2-4 दिन तक रखे रखो, स्पेशली इस टाइम के सीजन में। उस टाइम आप देखोगे वो क्रिस्पी नहीं रहेगा, है ना, अजीब सा हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाएगा, मतलब उसमें क्रिस्पीनेस नहीं रहेगी, कुरकुरा नहीं रहेगा। तो हम आम भाषा में बोलते कि ये देखो ये तो सील गए, तो खराब हो गए। तो वो क्या होता है, वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी होती है क्यों, जब फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो दे चेंज देयर स्टेट, स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है उनमें, स्मेल, फाउल स्मेल आती है, तो उसको हम रैंसिडिटी कहते हैं। रैंसिड हो गया फूड हमारा। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि लेज के पैकेट, तो इसमें क्या बोलते हैं हम, हवा भरी हुई है। सो हवा क्या होती है, वो नाइट्रोजन गैस, इनर्ट नाइट्रोजन गैस होता है। तो क्यों भरते हैं हवा या नाइट्रोजन गैस, ताकि वो सही रहे, फ्रेश रहे, रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए। और क्या तरीके, हम रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, है ना, ताकि बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो। गर्म करते हैं चीज़ों को ताकि वो खराब ना हो। और हम पिकल्स है उसमें बहुत ऑयल डालते हैं, कुछ कैंडीज होते हैं उसमें आपने देखा होगा सॉल्ट या शुगर डाला होता है, तो ये भी तरीका है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, लाइक BHA एंड BHT। ये ऑफिशियली मतलब आपकी जो भी फूड पैकेज है उसके पीछे आप देख सकते हो, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लिखा होता है, एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्व करने के लिए। तो और उसके अलावा हम फ्रोजन भी करते हैं ना, सुना होगा आपने, फ्रोजन योगर्ट, फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है फ्रोजन चीज़ें खाना, क्योंकि फ्रोजन चीज़ों को हम बोलते हैं कि वो फ्रेश रहते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा टोटल सारा चैप्टर, केमिकल इक्वेशन, रिकॉग्नाइजिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना, कैसे दिखते हैं, क्यों बैलेंस करना है, ये है आपको बताया है मैंने। टाइप ऑफ इक्वेशन, फॉर्मूला इक्वेशन होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ये कुछ इक्वेशन बोला था क्यों बैलेंस करना है, ये है आपका बैलेंस करने का तरीका बताया है आपको, ठीक है। कोएफिशिएंट में ही बैलेंस करना है, ये आपको ट्राई करने के लिए दिया था। बैलेंस रिएक्शन होता कैसे है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, आ गया एनर्जी, गैस, प्रेसिपिटेट, ये सब देख के आपको पता चल जाता है, अंदाजा आप लगा लेते हो कि भाई रिएक्शन हुई होगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना, फ्रेंड्स को भी शेयर करना जो भी आपके साथी हैं, और अनअकैडमी पे भी आ जाना। अनअकैडमी पे आने के लिए मेरा नीचे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ज़रूर मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी पे। उसमें मैं NTSC के लेवल के क्वेश्चंस बताती हूँ आपको, पोल्स होता है जिसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, रिवीजन करते हैं हम MCQs पोल्स के बेसिस पे, तो बहुत ही फन होता है, फन लविंग सेशन होता है। तो ज़रूर अनअकैडमी पे भी फॉलो करना। प्रीति इज़ माई रेफरल कोड लगाना आपको प्रीति, सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन प्लान। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए अब हमारा। सो नेक्स्ट लेक्चर लेके मैं आऊँगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।